नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटी को हम लोग देखने जा रहे हैं। पॉलिटी की करीब 7-8 अगस्त में आप लोगों को टीजीटी की परीक्षा देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश की। उसके ऊपर ये लेक्चर है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में आपको 2 विषय में परीक्षा देनी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में। तो जैसा मैंने बताया था कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों के लेक्चर्स हम लोग निकाल के लेके आएंगे। जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो मेनली होंगे जो पिछले प्रश्न आए हुए हैं, प्लस हमारे तरफ से एडिट किए गए प्रश्न जो कि इसी स्तर के हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में धार रहे और इसी के साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो। अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए तो यकीनन आपकी प्रिपरेशन को बहुत धार मिल जाएगी। ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सब कुछ इसी से हो जाएगा, लेकिन हाँ, धार जरूर मिल जाएगी। इसमें वो क्वेश्चन हैं जो वाकई में आने का पोटेंशियल रखते हैं और आए हुए हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और फटाफट कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला लेक्चर है, इसमें मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 ही सिर्फ क्वेश्चन है, छोटा लेक्चर है। इसके बाद बड़े लेक्चर्स होंगे। 75 क्वेश्चन की ये सीरीज होंगी। एक जो सेट है वो 75 क्वेश्चन के आसपास होगा। तो एटलीस्ट हम 1 या 2 दिन में उसको फिनिश कर लिया करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख भी रहा होगा। मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। परीक्षाओं कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। मैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो साथ साथ में आप लोगों को बताता रहूँगा। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी के सोशल साइंसेस के लिए है। जूनियर सुपर टेट वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जीआईसी वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जूनियर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम इस परीक्षा के अलावा किसी और की बात करें तो डीएसएसबी के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। अगर कोई सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये बोलना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बहुत से लोग पूछते रहते हैं। खैर, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो देख लीजिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम सबको पता है, रेगुलेटिंग एक्ट है ना। 1765 में जब सरकार एक तरह से पूरी तरह काम करने लग गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में, तो 7 सालों में बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, 7-8 सालों में। और उस व्यवस्था को संभालने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत कई सारे बदलाव किए गए थे। बंगाल एक पहला स्टेट था जहाँ की डुअल गवर्नेंस, द्वैध शासन को इम्प्लीमेंट करके कोशिश की गई थी कि शासन करने की, जो कि बहुत भयावह हुए थे। वही समस्या वहाँ खड़ी हो गई थी, भ्रष्टाचार अपने चरम पे था। इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना हुई थी, आप लोगों को पता होगा। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट वैसा कुछ नहीं था, फेडरल, हमारा जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है फेडरल है, बिल्कुल यूं टॉप मोस्ट कोर्ट पूरे देश का। ये ऐसा नहीं था। जो कलकत्ता की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका जुरिडिक्शन कलकत्ता ही था। कलकत्ता, जिसको पहले फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। तो इसमें 3 जज बने थे, जिसमें और एक आपके चीफ जस्टिस थे, एलिजा एम्पे। नाम आप लोग को आता होगा, वैसे पेपर में इतना कुछ इसमें से पूछते नहीं है कि नाम के बारे में। हाँ, तो ये आप इस चीज़ों को ध्यान दे के रखना है आपको। ये उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आप लोगों को पता होगा, चार्टर एक्ट 1813-1833 का। पिट्स इंडिया एक्ट भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये बताना, ये बताइएगा किस लिए इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में डाल के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्यों अगर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? एकाधिकार का मतलब क्या होता है बच्चे? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब यहाँ पे से हम ही काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। 1813 की बात है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, चार्टर बोलते थे जो क्राउन जो नियम बना के भेजते थे उससे चार्टर बोलते थे। एक प्रकार के कानून या संविधान लगा लीजिए उस समय का। उसमें ये 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी शिकायतों के बाद जब मिलने लगी तो उन्होंने बोला कि भाई अब आपका एकाधिकार हम ख़त्म करते हैं। अब आपके अलावा और भी कंपनियां ब्रिटेन से आके यहाँ ट्रेड कर सकती हैं। बस इनको चाय के व्यापार और चीन के जो व्यापार था, चीन से जो उनका ट्रेड था, उसके ऊपर इनकी मोनोपोली अभी भी बरकरार थी। बाकी सारी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। और 1833 में इनकी कंप्लीटली इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से इनके खत्म कर दिए गए थे, एक एकाधिकार अगर खास तौर से बोला जाए तो। ठीक है, देखिए हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे हम ज़्यादातर क्वेश्चन के माध्यम से ले पाएंगे। जो कंप्लीट थ्योरेटिकल का एक छोटा सा 30-35 दिनों का क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं, वो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरे करने हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है एक्ट, किस एक एक्ट के द्वारा भारत संघीय न्यायालय, इंडिया का कंप्लीट यूनियन जो कोर्ट है, भारत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय मतलब वर्तमान का जो हमारी न्याय व्यवस्था, जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, वो किस एक्ट के तहत हमारा बना था? 1935 का जो हमारा अधिनियम है उसमें बना था। तो डी ऑप्शन हम देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861, ये नहीं होगा, 1909 वाला भी नहीं होगा और 1919 वाला भी नहीं होगा। तो 1935 का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी, इसको बनाया गया था। तो ये क्लियर हो गया, इसमें इन तीनों ये रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन हमारा बच्चे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल यही रहेगा, हम साथ में थिंकर्स वाले टॉपिक्स को भी कराएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप लोग, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन मतलब डुअल गवर्नेंस, मतलब द्वैध शासन मतलब दो अलग अलग सत्ताएं, पैरेलल में दो अलग अलग सत्ताएं चल रही हैं। जैसे भारत में केंद्र राज है ना, मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे दो एक ही जगह पे दो पैरेलल सत्ताएं हों उसे द्वैध शासन बोला जाएगा। तो किसके अंतर्गत? केंद्र में, सेंटर में, इंडिया में द्वैध शासन लागू हुआ। देखिए दो तरह की बातें होती है, एक होता है केंद्र, एक होता है राज्य। राज्य को उसमें बोलते थे प्रोविंस, है ना, प्रोविंस, और हमारा एक होता था केंद्र या यूनियन या सेंटर। तो 1919 के एक्ट में सबसे पहले स्टेट में या प्रोविंसेस में लागू हुआ था। स्टेट की अगर हम बात करें तो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें राज्यों में, हाँ राज्यों में 1919 वाले एक्ट में राज्यों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था, ठीक है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रांतीय गवर्नर भी बना दिए गए थे। और केंद्र में 1935 में द्वैध शासन लागू किया गया था। यहाँ पे खत्म कर दिया गया 1935 में और केंद्र में शुरू कर दिया गया। यहाँ पे दो विषय बना दिए गए, दो विषय बना के पावर सेपरेट कर दिए गए, हस्तांतरित विषय और एक रिजर्व, है ना, एक रिजर्व जो राइट्स थे और एक ट्रांसफरेबल राइट्स जो थे, जो सब्जेक्ट्स थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केंद्र में डुअल गवर्नेंस सिस्टम कब लागू हुआ? 1935 के एक्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑर्डिनेंस मतलब जब संसद नहीं चल रही होती है तो भी राष्ट्रपति नियम या कानून लेके आ सकते हैं, ठीक, कैबिनेट के कहने पे, और ये उनकी अध्यादेश जारी करने की ताकत कहलाती है। वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में हमारे राष्ट्रपति के पास ये ताकत है, ठीक है जी। इससे पहले आपको पता है कि वर्तमान हमारा जो संविधान है वो हमारे कई जगहों से प्रेरित है। तो 1935 के एक्ट में भी, 1935 का जो एक्ट में आर्टिकल 42 और 43 है वो इससे संबंधित है, तो इसमें भी जिक्र किया हुआ है। इससे पहले भी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। कौन से एक्ट में था मुझे बताइएगा, 1861, 1892 या 1874, किस में? ठीक है, ये कमेंट में डालिएगा। इंटरेक्टिव सेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए लाइव सेशन जल्दी स्टार्ट होगा। हमारी जो सॉफ्टवेयर का इशू था वो जल्दी ही रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलिए 1935 के अधिनियम से हमें यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है। अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है, और जैसे ही संसद तैयार होती है, संसद का सत्र लगता है, 6 सप्ताह के भीतर वो जो अध्यादेश है उसको पास करना होगा संसद को, तभी वो फाइनली कानून की शक्ल ले पाएगा। अगर कानून की शक्ल नहीं लेता है तो अध्यादेश नष्ट हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन उस दौरान किए गए सभी कामों को माना जाएगा, वो मान्य होंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, छठा क्वेश्चन आपके सामने है। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम का मतलब एक्ट है ना, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत आता। निरंकुशता मतलब जिस पर किसी का भी अंकुश न हो, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है ये कहाँ से डेवलप हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी मतलब संविधान में रह के तानाशाही हो, मतलब संविधान में एक किसी ऐसे पद को इतनी ताकतवर बना दिया जाए कि वो निरंकुश हो सके, हो जाता है, या कभी कभी ऑटोक्रेटिक हो जाता है। तो ये किस एक्ट में ये चीज़ हमें देखने को मिली थी? तो 1935 का ही हमारा एक्ट है। अब देख लीजिए, पॉलिटी से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, और 1935 के एक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ। तो जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1726 से और 1935 तक, यहाँ से क्वेश्चन निकल के परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है 1935 का, बिकॉज 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2/3 हमने यूं का यूं एब्जॉर्ब कर लिया है वर्तमान में भी।
ठीक है भाई। इसमें क्या था कि इसमें अगर आप देखेंगे ऐसा क्यों हुआ कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसमें दिखता था, क्योंकि इसमें जो प्रोविंसेस में राज्यपाल थे उनके पास काफ़ी ताकतें हो गई थी। उसके पास केंद्र में जो हमारे वायसराय गवर्नर जनरल थे, जो एक ही पद था, उनके पास भी कई सारी ऐसी हस्तांतरित पावर, कई सारी रेजिड्यूल पावर थी, अवशिष्ट शक्तियाँ थी जिसका यूज़ कर सकते थे। उसके बाद क्राउन के द्वारा यूज़ करने वाली जो शक्तियाँ थी उसको यूज़ करने का राइट वायसराय गवर्नर जनरल को दे रखा था। तो इससे समझ में आता था कि थोड़ी सी संविधान में रह के भी निरंकुशता बनी हुई है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1935 में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित अवशेष मतलब बची हुई रेजिड्यूल पावर्स किसको दी गई थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भी क्वेश्चन अगर आए कि हमारे संविधान में रेजिड्यूल पावर किसके पास है, केंद्र के पास है, संसद, ठीक है। और 1935 के एक्ट में भी किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी, गवर्नर जनरल। सी ऑप्शन। क्लियर है। जूनियर सुपर टेट की क्लासेस, जीआईसी क्लासेस का लेक्चर आने वाला है। यूपी पीसीएस और आरओ का हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर शानदार क्वेश्चंस प्लस यूपी पीसीएस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करीब 5000 के आसपास, वो सारे हम लोग कराएंगे। हमारा उसका डिटेल सिलेबस ऑलरेडी चल ही रहा है, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों की बड़ी क्लासेस शुरू होने वाली हैं सुपर टेट को लेकर, जो यूपी में 70,000 वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर। साथ साथ आपको टीजीटी में आपको टीजीटी हिंदी और टीजीटी बायो की क्लास रेगुलर मिल रही है। टीजीटी बायो क्लास थोड़ी देर में आपको अपलोड हो जाएगी, उसका पहला लेक्चर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था। मतलब देखिए इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कौन कौन सी चीज़ स्वीकार हुआ है और स्थायी अव्यय नहीं है। भारत शासन अधिनियम मतलब इसमें स्वीकार किया गया लेकिन उसका जिक्र नहीं है हमारे 1935 के संविधान में। कौन कौन से पॉइंट है, पहला है देश के लिए लिखित संविधान, दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। अब इसमें से ऑप्शन आप लोग आगे दे। अच्छा, इसमें यही बात है कि इनमें से कौन सी बात इस हमारे जो एक्ट है 1935 का इसका हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हमारे देश का कोई लिखित संविधान में, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस बात को निकाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट हैं, मतलब इसमें वो महत्वपूर्ण अव्यय नहीं है। ये ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। क्या शानदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जबरदस्त हैं। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, उसके बाद सारे क्वेश्चन ट्रिकी थे। यहाँ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, लेकिन तरीके से करना है कि हमारे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सही हो। पॉलिटिक केक वॉक है, 75 में से हम लोग 65 से 70 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। स्वराज पार्टी थी 1934 में, इसने कहा था कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके हमें अपनी एक संविधान सभा का निर्माण करना है और वही संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करेगी। तो ए फॉर अमेरिका, स्वराज पार्टी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो 10वां क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं फटाफट, कम समय में ज़्यादा मटेरियल। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, में कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपसभापति कौन थे। देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभापति थे उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो इक्विवेलेंट था राष्ट्रपति के पद के बराबर। ऐसे याद रखना कि वायसराय राष्ट्रपति भवन में ही रहता था। तो उसके उपसभापति मतलब उनके डिप्टी कौन थे, JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। बस बात खत्म, क्लियर, चलने दो, डन। ठीक है, 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी ना ऑफिस, तभी तो संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था, वही थी जो संविधान सभा बन के आई थी। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। एक, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। चौथा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसमें से कौन कौन सी बात स्टेटमेंट करेक्ट चुननी है संविधान सभा को लेके। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बात सही है। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे, तो ये हो गया बात सही। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, जी नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तो
ये गलत हो गया। बहुदलीय संरचना नहीं थी, बिल्कुल थी, कई सारे दल लड़े थे इसमें। ये कई समितियों के माध्यम से बनी थी, सही बात है। इसमें इसके लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, बहुत सारी संचालन समिति है ना, अलग अलग, और वो सभी अपना अपना काम कर रही थी। तो पहला और चौथा आपका सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ आपका ए फॉर एप्पल वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12वां क्वेश्चन बोला, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात हो रही है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, बिल्कुल सही बात है। संविधान के निर्माण पर उसका असर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ठीक है। दूसरा, उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरी बात है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। चौथी बात है, राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जी नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय। तो चौथा तो देखिए गलत है हमारे संविधान के हिसाब से, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। तो 1 2 3 कर दो, ये ऑप्शन, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखेंगे, क्या बोल रहा है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, लास्ट बैठक हुई थी 26 नवंबर 1900, मतलब हमारा संविधान रेडी हुआ था 1949 26 नवंबर, लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, ठीक है, 50, क्लियर, डन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14th क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची मैच करिए, सिंपल बात है, मैच करिए। संविधान सभा के पहले डिप्टी चेयरमैन तो खूब सुना आप लोगों ने, टेम्परेरी वाली सच्चिदानंद सिन्हा और ऑफिशियली परमानेंट राजेंद्र प्रसाद जी। डिप्टी चेयरमैन कौन था, एस सी मुखर्जी, ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के मुंशी थे। प्रारूप समिति में ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो, जिसमें अंबेडकर जी इसके प्रमुख थे, के मुंशी इसके सदस्य थे। राजस्थान की रियासत को किसने प्रतिनिधित्व किया था, वीटी कृष्णमाचारी ने बच्चे। और संघ संविधान समिति के हमेशा याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी, क्लियर है। शानदार क्वेश्चन था, गलत होने की बहुत संभावना है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब देखिए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बी एन राव, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन बस ले रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए, ठीक है। इसकी जो पूरा अभी बचे हुए हमारे पास इसमें कम से कम 60 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग एक नहीं तो 2 क्लास में फिनिश करने की कोशिश करेंगे और कल तक ये फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है यूपी टीजीटी में, और फिर यूपी पीसीएस आरओ के प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू हो रही है आरओ और पीसीएस के लिए। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।